जय हिंद साथियों। मैं राहुल मीणा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी अप्रोच पर। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश का सामान्य अध्ययन, और मध्य प्रदेश के सामान्य अध्ययन की इस सीरीज में जो हमारा टॉपिक चल रहा है वह है मध्य प्रदेश के वन, और मध्य प्रदेश के वनों की इस कड़ी में हमारा ये जो लेक्चर नंबर है वह 33 नंबर का लेक्चर है। और मध्य प्रदेश में वन, इसका पार्ट नंबर 2 हमारा यह चल रहा है। ठीक है साथियों, तो आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और साथ में आप लोगों को पढ़ने में भी बहुत अच्छा मजा आ रहा होगा। तो चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए सीधे हमारे टॉपिक पर चलते हैं। लेकिन अभी तक आपने अगर हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। और अगर आप लोग भी कर रहे हैं एमपीपीएससी प्रीलिम्स, असिस्टेंट प्रोफेसर, एमपी फूड सेफ्टी ऑफिसर, एमपी एसआई, एमपी पुलिस, एमपी आबकारी, एमपी जेल प्रहरी, फॉरेस्ट गार्ड, एमपी पटवारी और व्यापम द्वारा आयोजित की जाने वाली सभी एक दिवसीय परीक्षाएं जिसमें कि मध्य प्रदेश का सामान्य अध्ययन पूछा जाता है, तो उन सभी परीक्षाओं के लिए समान रूप से हमारे यह लेक्चर्स आप लोगों के लिए उपयोगी साबित होंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारे इन लेक्चर्स को शेयर नहीं किया है तो अभी जाए और आप लोग हमारे इन लेक्चर्स की लिंक को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी इससे जुड़ सके और इस जो सुविधा हमारे स्मार्ट स्टडी अप्रोच परिवार की तरफ से आप लोगों के लिए लाई गई है तो उसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सके। चलिए, तो हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था, तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम जो पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश का सामान्य अध्ययन की यह सीरीज, और मध्य प्रदेश के सामान्य अध्ययन की इस सीरीज में हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं और हमारे कितने टॉपिक हो चुके हैं। तो देखिएगा, हमारा मध्य प्रदेश का गठन, मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय, मध्य प्रदेश के पर्वत, मध्य प्रदेश की मिट्टियां, मध्य प्रदेश की जलवायु, मध्य प्रदेश की ऋतुएं, मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन, इसके बाद हमने पढ़ा मध्य प्रदेश की जनगणना, फिर मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान, और फिर इसके बाद हमने पढ़ लिए थे मध्य प्रदेश के अभ्यारण्य। इसके बाद एक और टॉपिक हमारा हो गया था, हाँ, वन रिपोर्ट, वन रिपोर्ट। ठीक है, वन रिपोर्ट। तो ये वन रिपोर्ट वाला टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हो गया है और अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है वह है वन। क्या है? मध्य प्रदेश के वन। ठीक है, वन क्लियर है। चलिए, तो मध्य प्रदेश के वन में हमने क्या क्या देख लिया है, तो चलिए हम पहले थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं। उससे पहले आप लोगों के लिए मोटिवेशनल कोट इस प्रकार है कि खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है, जमीन नहीं है मेरी मंजिल, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। ठीक है, चलिए, तो इसी मोटिवेशनल कोट्स के साथ हम आज की हमारी क्लास कर लेते हैं स्टार्ट। और हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश के वन सॉरी मध्य प्रदेश के वन में हमने पिछले लेक्चर में मध्य प्रदेश वन की जो परिभाषा के हम वन किन्हें कहेंगे, तो हमने देखा था कि पृथ्वी का वह भाग जो किससे ढका हुआ हो, वृक्षों से ढका हुआ हो, क्या कहलाता है? वन कहलाता है। और पर्यावरण की दृष्टि से हमारी इस धरा पर कितना प्रतिशत वन होना चाहिए, तो 33% भूभाग पर वनों का होना आवश्यक है। और सबसे ज्यादा वन हमारे भारत में कहाँ पाए जाते हैं, तो हमारे मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने ये देख लिया था कि भाई हमारे यहाँ पर वनों के कितने प्रकार हैं, तो 4 प्रकार हैं। कौन कौन से प्रकार हैं? तो पहला है प्रादेशिक आधार पर, और प्रादेशिक आधार पर हमने इन्हें बांटा था शिवपुरी मुरैना पेटी या शिवपुरी मुरैना वन पेटी, ये वाला हिस्सा। ठीक, इसके बाद विंध्यन कैमूर वन पेटी, तो ये वाला हिस्सा। और तीसरा था हमारा दक्षिण नर्मदा वन पेटी, तो ये जो तीसरा भाग दिख रहा है यह हमारा क्या कहलाया था? नर्मदा नदी के दक्षिणी चौड़ी वन पेटी। क्लियर है। इसके बाद हमने ये देखा कि हमारे यहाँ पर जलवायु के आधार पर भी कितने प्रकार के वन होते हैं, तो 3 प्रकार के वन होते हैं। कौन कौन से? तो उष्ण कटिबंधीय
शुष्क पर्णपाती वन, यानी कि ये जो बीच वाला हिस्सा हमें दिख रहा है यह कौन से क्षेत्र के अंतर्गत आता है? उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों के अंतर्गत आता है। और यहाँ पर 75 से 100 सेंटीमीटर तक की वर्षा हमने दर्ज की थी। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा था उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ठीक, तो ये जो इधर वाला हिस्सा है जिसमें 100 से 150 सेंटीमीटर तक की वर्षा हमने दर्ज की थी, तो वह क्षेत्र हमारा कौन सा कहलाएगा? तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। और तीसरा है हमारा अर्ध पर्णपाती वन। ये जो ऊपर वाला हिस्सा दिख रहा है या इन्हें ही हम कटीले वनों के नाम से भी जानते हैं, तथा यहाँ पर 25 से 75 सेंटीमीटर तक की वर्षा होती है। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पर जो प्रजाति के आधार पर वनों का वर्गीकरण है। ठीक, तो प्रजाति के आधार पर हमने वनों को कितने भागों में बांटा था? तो हमने इन्हें भी 3 भागों में बांटा था। सबसे पहले कौन से वन पाए जाते हैं? तो सागौन के वन पाए जाते हैं और ये 19.36%, कितने? 19.36%। ठीक, ये सर्वाधिक है हमारे मध्य प्रदेश में। ठीक है, मैक्सिमम। ठीक, और पीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया था जिसका आंसर लगभग हम 20% भी दे सकते हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा वृक्ष कौन से पाए जाते हैं हमारे यहाँ पर? तो सागौन के वृक्ष सर्वाधिक हमारे मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। इसके बाद दूसरा वनों का प्रकार था जिसमें हमने देखा था कि साल के वन पाए जाते हैं और ये कितने पाए जाते हैं? तो ये 4.15%। ठीक, और जो लास्ट में मिश्रित वन है वह लगभग हमारे यहाँ पर कितने परसेंट पाए जाते हैं? तो 58.49% वन हमारे यहाँ पर कौन से पाए जाते हैं? तो मिश्रित प्रजाति के वन, यानी इसमें जो बचे हुए हैं इन दोनों वनों को छोड़कर जो भी छोटे मोटे सभी प्रकार के जितने भी वन पाए जाते हैं तो वह 58.49% पाए जाते हैं। तो प्रश्न क्या आएगा कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? तो सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ये हम कह सकते हैं कि जो दक्षिणी मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र है जिसमें कि हमारा सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान हो गया, इसके बाद में पेंच राष्ट्रीय उद्यान वाला जो क्षेत्र हो गया, तो इन क्षेत्रों में हमें सागौन के वन, जबकि पूर्वी मध्य प्रदेश वाले हिस्से में हमें साल के वनों की अधिकता देखने को मिलती है। क्लियर है इतनी बातें? चलिए आगे बढ़ जाते हैं और अगला आता है हमारा शासकीय प्रबंधन के आधार पर वनों का वर्गीकरण। और इन्हें भी हमने कितने भागों में बांटा हुआ है? तो इन्हें भी हमने 3 भागों में बांटा हुआ है। कौन कौन से? तो देखिएगा, पहला है आरक्षित वन और ये 65.3% भाग पर ये वन पाए जाते हैं। और इसमें हम देखते हैं कि शासन का नियंत्रण होता है और यहाँ के नियम कानून भी कठोर होते हैं। ठीक है, फिर हम देखते हैं संरक्षित वन और यहाँ पर 32.84% जो वन है, यहाँ पर जो नियम होते हैं वो कम कठोर होते हैं और यहाँ हम आना जाना या चारा कटाई जैसे काम, लकड़ी बिनना जैसे काम भी हम कर सकते हैं। और अवर्गीकृत वन जो कि 1.8% है, इस पर शासन का कोई नियंत्रण नहीं होता है। क्लियर है इतनी बातें? चलिए अब हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश में जो वन, ये भी हमने समझ लिए थे अभी। ठीक है, यहाँ पर इसका पूरा डिटेल में लिखा हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमने पिछले लेक्चर में ये देखा था कि मध्य प्रदेश में जो वन उपज है वो कौन कौन सी है। ठीक है, तो जो हमने पहला पढ़ा था वो था जो हमारा पहली वन उपज है उसका नाम क्या है? तो वह है भिलावा के वृक्ष, या इसका ही जो वैज्ञानिक नाम है इसे हम सेम केपर्स एनाकार्डियम, क्या नाम से जानते हैं? सेम केपर्स एनाकार्डियम के नाम से जानते हैं। और यह वृक्ष जो मुख्यतः हमें छिंदवाड़ा जिले में देखने को मिलता है। और अगर बात की जाए कि इस भिलावा के वृक्ष का उपयोग क्या है हमारे मध्य प्रदेश के संदर्भ में, या हम इसका दैनिक जीवन में क्या उपयोग करते हैं, तो हम देखते हैं कि भिलावा के वृक्ष से शाही, इसके बाद पेंट जो हम घरों में पुताई करते हैं वो वाला पेंट, और औषधियों के निर्माण में किस वृक्ष का उपयोग किया जाता है? तो भिलावा के वृक्ष का उपयोग हमारे द्वारा किया जाता है। क्लियर है इतनी बातें? चलिए आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश में जो दूसरे नंबर पर वन है वह कौन कौन से हैं? तो देखिएगा, दूसरा जो वृक्ष है वह है हमारा
साल का वृक्ष, और इस साल के वृक्ष को हम किस नाम से जानते हैं, या इसका सॉरी, या इसका जो वैज्ञानिक नाम है वह क्या है? तो देखिएगा, हम इसके वैज्ञानिक नाम की बात कर लेते हैं। ठीक है, चलिए। तो साल के वन का जो वैज्ञानिक नाम है वह है सोरिया रोबस्टा। क्या नाम है? सोरिया रोबस्टा इसका वैज्ञानिक नाम है। और यह जो वृक्ष है यह हमारे मध्य प्रदेश में ऐसा वृक्ष है कि जो दूसरा सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। कितना पाया जाता है? तो मैंने अभी आपको बताया, लगभग 4.15% भाग पर हमें कौन सा वन देखने को मिलता है? तो साल के वन देखने को मिलते हैं। और अगर बात की जाए कि इन वनों का निर्माण हमें कहाँ पर देखने को मिलता है, तो देखिएगा, हमें यह मंडला, डिंडोरी, होशंगाबाद इन जिलों में मुख्यतः हमें यह देखने को मिलते हैं। यानी कि हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि यह हमारे मध्य प्रदेश के दक्षिण और दक्षिण पूर्व वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। सॉरी, दक्षिण पूर्व और पूर्व वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक, ये होशंगाबाद में कुछ जगहों पर यह पाया जाता है। क्लियर है? इतनी बातें समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं तीसरा वन है हमारा सागौन का वन। ठीक है, सागौन के वृक्ष। और इस सागौन के वृक्ष का जो वैज्ञानिक नाम है वह क्या है? तो याद रखिएगा, इसका वैज्ञानिक नाम है टेक्टोना ग्रैंडिस। क्या नाम है? टेक्टोना ग्रैंडिस इसका नाम है। और याद रखिएगा, यह किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो यह काली मिट्टी के क्षेत्र में पाया जाता है। और इसका उपयोग हम लोग इमारती लकड़ी के रूप में करते हैं। ठीक है, और अगर बात की जाए कि यह हमारे भारत में जो सर्वाधिक सागौन के वृक्ष है वह कहाँ पाए जाते हैं? तो याद रखिएगा, यह भी हमारे एमपी में या हमारे मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। यानी कि सीधा सीधा हम कह सकते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कौन से वन पाए जाते हैं? तो सागौन के वन या सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं। और लगभग ये हम कह सकते हैं, मोटा मोटा आंकड़ा, कि लगभग 20% के आसपास हमारे यहाँ पर सागौन के वन पाए जाते हैं। ठीक है, और मुख्यतः ये सागौन के वन जो हम पढ़ते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश का जो सबसे पुराना जंगल क्षेत्र है, जिसे कि हम किस नाम से जानते हैं? तो इसे हम बोरी जंगल क्षेत्र के नाम से जानते हैं। तो उस क्षेत्र में हमें क्या देखने को मिलता है? तो सागौन के वन हमें देखने को मिलते हैं। यानी कि इसकी जो लोकेशन हम कहें तो लोकेशन मुख्यतः दक्षिणी मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में हमें देखने को मिलती है। क्लियर है इतनी बातें? चलिए आगे बढ़ जाते हैं और हमारा जो अगला उपज है, वन उपज है, वह कौन सा है? तो याद रखिएगा, हमारा अगला वन उपज है बांस। और इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? तो बाम्बू सेटम, या इसे ही बेम्बू सेटम के नाम से हम जानते हैं। और अगर बांस की बात की जाए कि बांस हमारे मध्य प्रदेश में कहाँ पर पाया जाता है, तो यह मुख्यतः दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में पाया जाता है, जिसमें शहडोल, उमरिया, बालाघाट, बैतूल, खंडवा और होशंगाबाद इन जिलों में मुख्यतः कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? तो हमारे यहाँ बांस के वृक्ष पाए जाते हैं। और इसमें भी याद रखिएगा कि सर्वाधिक जो बांस के वृक्ष है वो कहाँ पाए जाते हैं? तो बालाघाट जिले के अंतर्गत सर्वाधिक बांस के जो वृक्ष हैं वो पाए जाते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ जाते हैं और हम देखते हैं कि जो बांस के उत्पादन है उसमें हमारा मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर आता है। और हम प्रतिवर्ष लगभग 50 लाख टन जो बांस है उसका उत्पादन हमारे द्वारा किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं और हम देखते हैं कि बेम्बू सेटम बांस प्रोडक्शन प्रोजेक्ट कहाँ चल रहा है? तो यह राला मंडल अभ्यारण्य इंदौर में चल रहा है। और हमने जब अभ्यारण्य पढ़े थे तो उसमें मैंने आपको बताया भी था कि बेम्बू सेटम बांस प्रोडक्शन प्रोजेक्ट कहाँ पर है? तो राला मंडल में चल रहा है। और वहीं पर पूछ लिया जाए कि बांस का सरकारी पार्क या कारखाना कहाँ पर है, तो हम देखते हैं कि नवलखा इंदौर में यह हमें देखने को मिलता है। फिर हमने यह देख लिया था कि सर्वाधिक बांस का उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? तो यह हमारा बालाघाट जिला है। ठीक, चलिए
ये वाला पॉइंट भी हमारा हो गया कि बांस का सरकारी शोरूम कहां पर है, तो यह नवलखा इंदौर में हमें देखने को मिलता है। क्लियर है इतनी बातें? चलिए आगे बढ़ जाते हैं और हम अगला देखते हैं हमारा वन उपज। और अगला और पांचवा जो हमारा वन उपज है वह है तेंदुपत्ता, और इसका जो वैज्ञानिक नाम है वह है डायोस्पाइरस मेलेनोक्जाइलोन। ठीक है, मेलेनोक्जाइलोन। ठीक है, डायोस्पाइरस मेलेनोक्जाइलोन, ये इसका वैज्ञानिक नाम हो गया। थोड़ा बड़ा है तो पढ़ने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। ठीक है, चलिए, पर हमें क्या याद रखना है? ठीक, तो तेंदुपत्ते की बात करें तो मध्य प्रदेश इसका उत्पादन में अग्रणी राज्य है, और तेंदुपत्ता के उत्पादन में सर्वाधिक कहे हम कि तेंदुपत्ते का उत्पादन किस राज्य में किया जाता है, तो हम इसका उत्पादन हमारे मध्य प्रदेश राज्य में करते हैं, और सर्वाधिक यह सागर संभाग के अंतर्गत इसका सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। ठीक है, और अगर बात की जाए तेंदुपत्ते का उपयोग क्या होता है, ठीक, तो आप लोगों ने सुना होगा कि इसका उपयोग बीड़ी बनाने में किया जाता है। ठीक है, कुछ ज्ञानी लोगों के मुंह से आप लोगों ने सुना भी होगा कि सफलता की सीढ़ी 30 नंबर बीड़ी, लेकिन ये गलत बात है ना। ये मजाक के तौर पर हम कह सकते हैं कि सफलता की सीढ़ी 30 नंबर बीड़ी, लेकिन ये नहीं, ऐसा नहीं है ना। ये गंदी चीजें हैं, तो हमें इनसे दूर ही रहना है। ठीक है, क्योंकि धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। क्लियर है इतनी बातें? चलिए आगे बढ़ जाते हैं और हम देखते हैं कि सर्वाधिक बीड़ी बनाने का कारखाने हमें कहां देखने को मिलेगा, तो यह हमें जबलपुर जिले में देखने को मिलते हैं। वहीं पर अगर हम देखें कि हमारे यहाँ पर जो कि हम पहले नंबर पर आते हैं इसके उत्पादन में, तो हमारे यहाँ पर इसका वार्षिक उत्पादन कितना होता है, तो लगभग 25 लाख बोरे, क्योंकि इसमें बोरे के हिसाब से काउंटिंग की जाती है, तो 25 लाख बोरे हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में तेंदुपत्ते का वार्षिक उत्पादन किया जाता है। ठीक है, और देश के कुल उत्पादन का 1/4 या हम कहें 25% भाग हमें हमारे मध्य प्रदेश में उत्पादित किया जाता है। ठीक है, वहीं पर हमारे यहाँ पर सबसे पहली बार किसी वन उपज का राष्ट्रीयकरण किया था, तो वह क्या था, तो तेंदुपत्ता था। और तेंदुपत्ते का राष्ट्रीयकरण हमने कब किया, तो वर्ष 1964 में हमने तेंदुपत्ते का राष्ट्रीयकरण किया है। क्लियर है इतनी बातें? चलिए आगे बढ़ जाते हैं और हम देखते हैं कि अगला जो हमारा वन उपज है वो कौन सा है, तो उसका नाम है हर्रा। ठीक, और हर्रा का अगर वैज्ञानिक नाम की बात की जाए तो इसका वैज्ञानिक नाम है टर्मिनेलिया चेबुला। क्या नाम है? टर्मिनेलिया चेबुला। क्लियर है इतनी बातें? चलिए, और अगर बात की जाए कि इसका उपयोग क्या है, तो इसका उपयोग हमें औषधि निर्माण में और चर्म शोधन में इसका उपयोग हम करते हैं। और यह हर्रा जो हमें कहां पर मिलता है, तो यह लगभग मतलब छिंदवाड़ा में, बालाघाट, शिवपुरी और शहडोल, इन जिलों में इसका उत्पादन किया जाता है। क्लियर है इतनी बातें? चलिए आगे बढ़ जाते हैं और अगला जो हमारा वन उपज है वह कौन सा है, तो याद रखिएगा जो अगला हमारा वन उपज है वह है खेर का वृक्ष, और इसका वैज्ञानिक जो नाम है वह है अस्किया कटेचू। ठीक, अस्किया कटेचू। अगर बात की जाए कि यह हमारे यहाँ पर कहाँ उत्पादित किया जाता है, तो याद रखिएगा यह शिवपुरी, मुरैना, जबलपुर, उमरिया, सागर, दमोह, गुना आदि में हम खेर के वृक्ष का उत्पादन करते हैं, या खेर के वृक्ष हमारे यहाँ पाए जाते हैं। और खेर के जो वृक्ष है उसकी छाल का उपयोग हम किस लिए करते हैं, तो याद रखिएगा कत्था बनाने में करते हैं। आप लोगों ने पान खाया होगा, तो पान में कत्था लगाया जाता है जिससे कि कलर आता है, तो वह कत्था किस वृक्ष की छाल से बनता है, तो खेर के वृक्ष से बनता है। तो प्रश्न क्या बनेगा, तो प्रश्न ये बनेगा कि खेर के वृक्ष से हमें क्या प्राप्त होता है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा कि खेर के वृक्ष से हमें कत्था प्राप्त होता है। ठीक है, और कत्था बनाने का जो सरकारी कारखाना है वो कहां पर है, तो एक तो हमारा शिवपुरी में देखने को मिलेगा, और दूसरा हमें मिलेगा बानमोर, जो कि किस जिले में पड़ता है, तो मुरैना जिले के अंतर्गत आता है। ठीक है, यह मुरैना जिले का एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र है। बानमोर औद्योगिक केंद्र के नाम से इसे जाना जाता है। क्लियर है इतनी बातें?
चलिए आगे बढ़ जाते हैं। और अगला जो हमारा वन उपज है वह है लाख। लाख का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका वैज्ञानिक नाम है टेकार्डियम लेका। क्या नाम है? टेकार्डियम लेका। ठीक। और लाख आखिर होती क्या है? तो याद रखिएगा, यह एक प्रकार की प्राकृतिक लार है। ठीक। और यह किससे प्राप्त होती है? तो लेसीफेरा लेक्का। क्या है? लेक्का है। लेसीफेरा लेक्का नामक एक मादा कीट, ठीक है, यानी कि जो फीमेल कीट होता है उसके द्वारा हमें क्या प्राप्त होता है? तो हमें लार प्राप्त होती है। ठीक है, सॉरी, लाख प्राप्त होती है उसकी लार से। और इनका हम उत्पादन कहां पर करते हैं? तो हम शहडोल, मंडला, डिंडोरी, सागर, ठीक है, सागर और ये दमोह। ठीक। तो इन जिलों में हम किसका उत्पादन करते हैं? लाख का उत्पादन करते हैं। और लाख के उत्पादन में हमारा मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर आता है। और प्रश्न क्या आएगा? तो प्रश्न ये आएगा कि सरकारी लाख बनाने का कारखाना कहां पर है? तो यह उमरिया जिले के अंतर्गत आता है। ठीक है। और ये लाख का उपयोग तो आप लोगों को पता ही होगा। आप लोगों ने अपनी मम्मियों के पास में, अपनी दादियों के हाथों में आपने लाख के चूड़े देखे होंगे। तो वो चूड़े किसके द्वारा बनाए जाते हैं? तो इसी लाख के द्वारा बनाए जाते हैं। इसके बाद जो सील बनाई जाती है तो उसके लिए भी किसका उपयोग किया जाता है? तो लाख का उपयोग किया जाता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। और अगला हमारा जो वन उपज है वो कौन सा है? तो वह है महुआ। और इसका जो वैज्ञानिक नाम है वह है मधुका लोंगिफोलिया। क्या नाम है? मधुका लोंगिफोलिया। और यह महुए का उत्पादन जो नॉर्मली हम करते हैं वह आदिवासी क्षेत्रों में ज्यादा किया जाता है। तो हम देखते हैं कि झाबुआ, अलीराजपुर, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी और मंडला, इन जिलों में हम किसका उत्पादन करते हैं? तो महुए का उत्पादन करते हैं। और इसका उपयोग क्या करते हैं? तो औषधि तेल और एल्कोहल के रूप में हम इसका उपयोग करते हैं। आप लोगों ने सुना होगा ना, कच्ची शराब जो आती है तो वह किसकी बनती है? तो वह महुए की बनाई जाती है। ठीक है। और बहुत सारी जगहों पर हमने सुना होगा कि जो कि कच्ची शराब पीने से इतने सारे लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो वो कैसे हो जाती है? क्योंकि शराब के निर्माण में हम यूरिया का उपयोग करते हैं। और यह कोई वैज्ञानिक तरीके से तो शराब बनाई नहीं जाती है। तो कभी उस यूरिया की मात्रा कम या ज्यादा होने से, क्योंकि यूरिया हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, और उसके कारण लोगों की मृत्यु हो जाती है। ठीक है। तो कच्ची शराब, या हम कह सकते हैं कि अल्कोहल को बनाने में भी हम किसका उपयोग करते हैं? तो महुए का उपयोग करते हैं। ठीक है। और याद रखिएगा, मध्य प्रदेश सरकार ने जो महुए से बनी हुई शराब है उसे हेरिटेज शराब बनाने का दर्जा देने की बात कही है। सॉरी, यानी कि जो हमारे जो आदिवासी भाइयों द्वारा जो शराब बनाई जाती है उसे उन्होंने हेरिटेज शराब के रूप में दर्जा देने की बात कही है, ताकि ये लोग इसे खुले में भी बेच सकें। ठीक। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। और अगला जो हमारा वन उपज है वह है त्रिफला। ठीक। तो इसे त्रिफला क्यों कहते हैं? क्योंकि यह इसका निर्माण 3 फलों के द्वारा होता है। ठीक। 3 फल कौन कौन से? तो याद रखिएगा, हर्रा, बहेड़ा और आंवला, इन तीनों के मिक्सचर के द्वारा बनाया जाता है त्रिफला। और यह त्रिफला का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ किया जाता है? तो याद रखिएगा, इसका सर्वाधिक उत्पादन छिंदवाड़ा जिले के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है। ये महुआ हमने पढ़ लिया है। ठीक। ये डबल टाइप हो गया। ठीक। तो अगला आता है हमारा वन उपज गोंद। ठीक। और गोंद कैसे प्राप्त होता है? तो यह बबूल के पेड़ से और यह कुसुम के पेड़ के वृक्ष से हमें गोंद प्राप्त होता है। ठीक है। सॉरी। ठीक। चलिए, तो अगर बात की जाए कि गोंद जो है, तो याद रखिएगा हमारे मध्य प्रदेश में गोंद की 2 प्रजातियां पाई जाती है। ठीक है, गोंद नहीं है, ये गोंद है। ठीक। तो मध्य प्रदेश में 2 प्रकार का जो गोंद है वह पाया जाता है। पहला कौन सा है? तो याद रखिएगा अरेबिका गोंद। और इस गोंद का उपयोग हम खाने के लिए और मिठाइयों को बनाने के लिए हम कौन सी
जो गोंद है उसका उपयोग करते हैं तो अरेबिका गोंद का उपयोग करते हैं। और दूसरा जो हम करते हैं वह है इसके अंतर्गत आता है कुल्लू। और यह दूसरा प्रकार है कुल्लू गेंद का, और इसका उपयोग हम केक और पेस्ट्री बनाने के लिए बेकरी में जिस गोंद का उपयोग किया जाता है वो कौन सा गोंद है, तो यह कुल्लू गोंद है। क्लियर है इतनी बातें? चलिए आगे बढ़ जाते हैं और अब हम कुछ पॉइंट्स हैं जो हम फटाफट देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं पर अपन कुछ कुछ काम के पॉइंट्स देख लेते हैं, ठीक है। चलिए तो हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश वन विभाग की स्थापना कब की गई, तो वर्ष 1860 में इसकी स्थापना की गई। और इस क्षेत्र के अंतर्गत हमने किसे शामिल किया, तो बोरी जंगल क्षेत्र को हमने इसके अंतर्गत शामिल किया था। क्लियर है इतनी बातें? चलिए फिर हम देखते हैं कि प्रथम वन नीति कब आई, तो प्रथम वन नीति वर्ष 1952 में और नवीन वन नीति 2005 में आई थी। क्लियर है इतनी? चलिए फिर हम देखते हैं कि वनों का राष्ट्रीयकरण करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो वह हमारा मध्य प्रदेश है। और वर्ष 1970 में हमारे यहाँ पर वनों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था, ठीक है। और बात की जाए कि सबसे पहले राष्ट्रीयकरण किस वन उपज का किया गया था, तो हमने देखा कि हमारे यहाँ पर तेंदुपत्ते का सर्वप्रथम जो है राष्ट्रीयकरण वह किया गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था, तो 1974 में आया था। और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में भारत सरकार के द्वारा लाया गया था। और 1974 में किसके द्वारा लाया गया था, तो हमारी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लाया गया था। क्लियर है? चलिए फिर हमने देखा कि पर्यावरण की दृष्टि से हमारे यहाँ पर कितने प्रतिशत वनों का होना आवश्यक है, तो हमारे यहाँ पर 33% भूभाग पर वनों का होना आवश्यक है। क्लियर है इतनी बातें? चलिए फिर आगे बढ़ जाते हैं और जो अगला पॉइंट है हमारा कि हमारे मध्य प्रदेश में प्रथम राजकीय महाविद्यालय कहां पर है, तो सबसे पहला हमारे यहाँ पर बालाघाट में वर्ष 1979 में और दूसरा बैतूल जिले में वर्ष 1980 में खोला गया था। वहीं पर अगर वन स्कूल की बात करें तो वन स्कूल हमारे यहाँ पर शिवपुरी में खोला गया था। यानी फॉरेस्ट कॉलेज की बात की जाए तो बालाघाट में, और फॉरेस्ट स्कूल की बात की जाए तो शिवपुरी में सबसे पहले खोला गया था। क्लियर है इतनी बातें? और अगर बात की जाए कि मध्य प्रदेश का पहला फॉरेस्ट गार्ड कॉलेज कहां पर खोला गया है, तो यह बालाघाट जिले के अंतर्गत खोला गया है। क्लियर है इतनी बातें? चलिए अब बात की जाए कि हमारे यहाँ पर कितने वन वृत्त हैं, तो याद रखिएगा हमारे मध्य प्रदेश में टोटल 16 वन वृत्त हैं। कितने हैं? 16 वन वृत्त हैं। और वो 16 वन वृत्त कौन कौन से हैं, तो देखिए अगर बात की जाए 16 वन वृत्त की, तो 16 वन वृत्तों के मैं नाम आप लोगों को बता देता हूं। पहला है ग्वालियर, दूसरा है शिवपुरी, तीसरा है उज्जैन, चौथा है इंदौर, पांचवा है खंडवा। याद रखिएगा खंडवा सबसे छोटा वन वृत्त है, ठीक है। फिर छठवा है भोपाल, सातवां है नर्मदापुरम, और खंडवा सबसे बड़ा है और नर्मदापुरम सबसे छोटा वन वृत्त है, ठीक। आठवां है हमारा बैतूल, नौवां है छिंदवाड़ा, 10वां है हमारा सिवनी, और 11वां है हमारा बालाघाट। 12वां कौन सा है हमारा, तो जबलपुर। 13वां हमारा शहडोल, 14वां हमारा रीवा, 15वां छतरपुर, और 16वां जो है वह हमारा सागर है, ठीक है। वहीं वन मंडल की बात की जाए तो टोटल 63 वन मंडल हमारे यहाँ पर है। क्लियर है? चलिए फिर आगे बढ़ जाते हैं और अगला जो पॉइंट रहेगा हमारा वो रहेगा कि मध्य प्रदेश में जो कार्बन फ्लक्स टावर है, ठीक, मध्य प्रदेश में कार्बन फ्लक्स टावर है, तो यह कहां पर है, तो याद रखिएगा इसमें मध्य प्रदेश का जो पहला कार्बन फ्लक्स टावर है वह ताबड़ी ग्राम बैतूल में 2012 में इसरो के द्वारा खोला गया था। वहीं दूसरा जो कार्बन फ्लक्स टावर है उसे हमने कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में 2017 में खोला गया था। क्लियर है इतनी बातें? चलिए मैं यहाँ पर कोशिश कर देता हूँ, इसको लिख देता हूँ यहाँ पर,
ठीक है। प्रथम, ठीक, प्रथम कौन सा है तो याद रखिएगा ताबड़ी ग्राम, ताबड़ी ग्राम बैतूल। ठीक, चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम। और अगला जो हमारा पॉइंट रहेगा, तो हमारे यहाँ पर जो गिद्ध संरक्षण हेतु प्रजनन केंद्र है वह भोपाल के करेवा में 2017 में इसे खोला गया था। क्लियर है इतनी बातें? चलिए फिर आगे बढ़ जाते हैं हम, आगे के पॉइंट्स देख लेते हैं। इसमें कुछ काम के पॉइंट्स हैं क्या? हाँ, अगला जो हमारा काम का पॉइंट रहेगा वह रहेगा कि मध्य प्रदेश पर्यावरण न्यायालय और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कहां पर है, तो यह भोपाल में है। क्लियर है इतनी बातें? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। और अगला जो फैक्ट रहेगा हमारा वो रहेगा आपदा प्रबंधन संस्थान भोपाल में है और इसे कब खोला गया था, तो वर्ष 1987 में से खोला गया था। क्लियर है? चलिए फिर अगला जो पॉइंट रहेगा हमारा, इको पर्यटन विकास बोर्ड का गठन हमने कब किया, तो भोपाल में 12 जुलाई 2005 को हमने इसका गठन किया गया था। अब याद रखिएगा कुछ जिले ऐसे हैं कि जिसमें हम किसी स्पेशल उत्पादन के रूप में जाने जाते हैं। तो जबलपुर को हम आम जिला या इसे ही हम मैंगो डिस्ट्रिक्ट के नाम से जानते हैं। फिर हम देखते हैं कि रतलाम जिले में अंगूर का उत्पादन किया जाता है, तो इसे हम अंगूर जिले के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है? पन्ना जिले की बात करेंगे तो यहाँ आंवले का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है, इसलिए इसे आंवला जिला। और बैतूल जिले में हम संतरे का उत्पादन करते हैं, तो इसे संतरा जिले के नाम से जानते हैं। और पहले इसे हम नागपुरी संतरे के नाम से जानते थे, इसे हमने जीआई टैग भी मिला हुआ है, लेकिन अभी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इसे सतपुड़ा संतरे के नाम से जाना जाएगा, ऐसी घोषणा मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा की गई थी। ठीक है, चलिए फिर अगला जो हमारा पॉइंट रहेगा वो रहेगा भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में है और इसे 1982 में खोला गया था। ठीक, चलिए फिर हम देखते हैं कि अगला जो फैक्ट है हमारा, वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है और इसका क्षेत्रीय कार्यालय हमने वर्ष 1963 में हमारे मध्य प्रदेश के जबलपुर में खोला गया था। क्लियर है इतनी बातें? चलिए अब याद रखिएगा वन विभाग द्वारा एक पत्रिका जारी की जाती है हर 3 महीने में, और इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है मध्य प्रदेश वनांचल के नाम से वन विभाग द्वारा एक पत्रिका, त्रैमासिक पत्रिका जारी की जाती है। क्लियर है इतनी बातें? चलिए फिर अगला है राजीव गांधी वानिकी प्रशिक्षण संस्थान, यह लखनादौन सिवनी में है। ठीक, आगे हम देखते हैं कि इंदिरा गांधी वन प्रशिक्षणशाला कहां पर स्थित है, तो यह पंचमढ़ी जिला नर्मदा खोला गया था। क्लियर है इतनी बातें? चलिए अब याद रखिएगा वन विभाग द्वारा एक पत्रिका जारी की जाती है हर 3 महीने में, और इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है मध्य प्रदेश वनांचल के नाम से वन विभाग द्वारा एक पत्रिका, त्रैमासिक पत्रिका जारी की जाती है। क्लियर है इतनी बातें? चलिए फिर अगला है राजीव गांधी वानिकी प्रशिक्षण संस्थान, यह लखनादौन सिवनी में है। ठीक, आगे हम देखते हैं कि इंदिरा गांधी वन प्रशिक्षणशाला कहां पर स्थित है, तो यह पंचमढ़ी जिला नर्मदापुरम में स्थित है। क्लियर है? चलिए फिर आगे हम देखते हैं कि वनों के रक्षा और वन संवर्धन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वालों के लिए एक पुरस्कार दिया जाता है, और उस पुरस्कार का नाम है शहीद अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार। और वन एवं वन्य प्राणियों के संरक्षण के क्षेत्र में बसावन मामा वन्य जीव प्राणी संरक्षण पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। ठीक, चलिए तो आज का जो हमारा लेक्चर है वह यहीं समाप्त होता है। सभी अपना ख्याल रखिएगा और अपनी पढ़ाई को बिल्कुल अच्छे से करते रहिएगा। कोई भी डाउट हो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री महाकाल।